एक सीधी सादी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की भयंकर बारिश की परवाह किए बिना मेरे घर के दरवाजे तक भागकर आई, सिर्फ मेरे साथ एक रात बिताने के लिए। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अगले ही दिन वही लड़की मेरे घर की गली में डेड पाई गई। तब से मेरे दिल में गिल्ट भर गया। मैं पुलिस एकेडमी गया और पागलों की तरह असली कल्प्रिट को ढूंढने लगा, लेकिन बारिश ने सारे एविडेंस मिटा दिए। पूरे 10 साल तक मुझे कोई भी क्लू नहीं मिला। तभी अचानक एक लाइटनिंग आई और मुझे वापस उसी किस्मत के मोड़ पर ले गई। गु क्लासमेट, सुना है तुम्हारे पेरेंट्स बाहर बिजनेस करते हैं, घर में तुम अकेले हो, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ? मैं हाउस वर्क करके रिपे कर दूंगी। मैंने सामने खड़ी लड़की को देखा और इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ाकर उसे छूने लगा। बाई वेई इंस्टिंक्ट से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन मदद मांगने के लिए उसने खुद को रोक लिया और वहीं खड़ी रही। मेरी उंगलियों को ठंडा सा टच महसूस हुआ। उसके हल्के कांपने से साफ पता चल रहा था कि वो अभी जिंदा है। मैं सच में वापस आ गया हूँ। बाई वेई घबराकर पीछे हटी। उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। मैंने तुरंत उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तेज बारिश की आवाज के बीच हम दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। वो मेरी बाहों में बिल्कुल हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और लाइट की तरफ हट गया। तुम बहुत ठंडी लग रही थी। इंस्टिंक्टिवली तुम्हें थोड़ी वार्मथ देना चाहता था। सॉरी, कोई बात नहीं। मैंने साइड हटकर उसे घर के अंदर आने दिया। उसके चेहरे की बिना खून वाली हालत देखकर मेरे दिमाग में यादें उमड़ने लगी। पिछली जिंदगी में क्रिमिनल ने इस केस को अंजाम देने के बाद शिन्हाई सिटी से गायब हो गया था। इस बार मैं न सिर्फ उसे बचाऊंगा बल्कि अपने सालों के इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस से आज रात ही केस सॉल्व करूंगा। बाई वेई दरवाजे पर नर्वस खड़ी थी और अपने कपड़े खींच रही थी। जैसे ही मैं चप्पल लेने मुड़ा वो और घबरा गई। मेरे सॉक्स गीले हैं, स्लीपर्स गंदे हो जाएंगे, मैं बेयरफुट ही अंदर आ जाती हूँ, बाद में फ्लोर साफ कर दूंगी। इस बारिश भरी रात में एक लड़का और लड़की का अकेले एक रूम में होना और उसका पूरा भीग जाना उसे बहुत अनईजी कर रहा था। उसने अपने नेल्स को जोर से हथेली में दबाया ताकि खुद को काल्म रख सके। जैसे ही मैं मुड़ा उसने जल्दी से आसपास ऑब्जर्व किया। जब तक उसने टेबल पर रखी गर्म टी और कुछ कार्टन्स नहीं देख लिए तब तक उसका टेंशन कम नहीं हुआ। अगर बुरा ना मानो तो ये टॉवल यूज कर लो बाल सुखाने के लिए। क्या तुम मुझे एक कपड़ा और दे सकते हो? मेरे कपड़े बहुत गीले हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी भीगी शर्ट को कसकर पकड़े हुई है। वैसे भी कपड़े बदलने हैं तो हॉट वाटर बाथ ले लो, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। गेस्ट रूम में बाथटब नहीं है, मेरे रूम का बाथरूम यूज कर लो, मैं पानी गर्म कर देता हूँ। ये सुनकर बाई वेई शर्म से सिर झुकाकर धीरे से हाँ बोलती है। बाथरूम से पानी की आवाज आने लगती है। वो मुझे काम करते देख हिम्मत करके बोलती है, मुझे सरनेम से मत बुलाओ, नाम से बुला सकते हो। तुम ये पूछना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे रीजन क्यों नहीं पूछा? वो हैरान होकर सिर हिलाती है। तुम जैसी सुंदर लड़की बारिश में मदद मांग रही है तो जरूर कोई मजबूरी होगी। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो पूछना रूड होगा। ये सुनकर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैं पानी चेक करता हूँ, फिर उसके पास जाकर दीवार पर हाथ रखकर उसे अपने बीच घेर लेता हूँ। मुझे तुमसे डर नहीं है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर सकता हूँ? वो हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। उसके इस जवाब से मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि आज रात मुझे जरूरी काम करना है। मैं पीछे हटकर कहता हूँ, जाकर नहा लो, ये कपड़े पहन लेना, तुम्हारे लिए ये ड्रेस की तरह काम करेंगे। वो थैंक्स कहकर बाथरूम चली जाती है। मैं किचन में जाकर जिंजर टी बनाने लगा हूँ। थोड़ी देर बाद वो लूज हुडी पहनकर बाहर आती है। उसके गाल भाप से लाल हो गए होते हैं। उसके घुटनों तक उसकी गोरी टांगे दिखाई दे रही थी। तुम्हारे लिए स्लीपर्स रख दिए हैं। वो गर्म मुलायम स्लीपर्स पहनकर थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे हनी जिंजर सूप की मीठी खुशबू आने लगती है। मैं मग लेकर उसके पास जाता हूँ और कहता हूँ, लो थोड़ा जिंजर सूप पी लो। बाई वेई दोनों हाथों से मग पकड़कर धीरे धीरे पीने लगती है। मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? वो धीरे से कहती है, क्या इससे तुम्हें ट्रबल होगा? मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, अरे नहीं, बस कुछ मिनट्स लगेंगे, तुम्हारे लिए 2 एग्स भी डाल दूंगा। जैसे ही मैं उठने लगा हूँ तभी एक छोटा सा हाथ मेरा हाथ पकड़ लेता है। मुझे फ्राइड एग्स बनाना आता है, मैं भी हेल्प कर देती हूँ। किचन में पहुंचते ही मेरी फास्ट कटिंग देकर बाई वेई हैरान रह जाती है। कुछ ही देर में चॉपिंग बोर्ड पर टोमेटो और हैम के पीसेस परफेक्टली कट जाते हैं। बाई वेई छोटे स्टूल पर चढ़कर ऊपर रखे एग बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश करती है। जैसे ही वो ऊपर स्ट्रेच करती है उसकी लूज हुडी हल्की सी ऊपर उठ जाती है। मेरी नजर अनजाने में उस तरफ चली जाती है और मेरा चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। तभी बाई वेई को भी एहसास हो जाता है कि मेरी नजर अपनी तरफ महसूस की। वो घबराकर तुरंत अपनी ओवरसाइज्ड हुडी नीचे खींचने लगी, लेकिन छोटे स्टूल पर बैलेंस बिगड़ गया। मैं जल्दी से पीछे से उसे संभालने गया, मगर मेरा हाथ गलती से ऐसी जगह छू गया जहां नहीं छूना चाहिए था। उसका पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ गया और वो सीधे मेरी बाहों में गिर पड़ी। उस पल सैंडलवुड और उसके बॉडी वॉश की सिट्रस खुशबू आपस में मिल गई। हम दोनों कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गए। तभी उबलते हुए सूप की आवाज ने उस अजीब सी खामोशी को तोड़ा। मैं तुरंत पीछे हटा और झट से उसके हाथ में स्ट्रेनर पकड़ा दिया। तुम नूडल्स हिलाओ, मैं एग्स निकालता हूँ। मुड़ते वक्त मैंने शीशे में अपने लाल बड़े कान देखे। इतने सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। बस अब तक कोई ऐसी नहीं मिली थी जो मेरे दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ा सके। बाई वेई भी शर्म से चेहरा झुकाए नूडल्स हिला रही थी। तेल के तड़कने की आवाज हमारे तेज धड़कते दिलों को छुपा रही थी। थोड़ी ही देर में टोमेटो नूडल सूप की खुशबू पूरे किचन में फैल गई। मैंने नूडल्स टेबल पर रखे और जानबूझकर उसकी कांपती उंगलियों से नजरें बचाई। ध्यान से गर्म है। तभी मैंने टीवी ऑन किया और अचानक बाई वेई ने चॉपस्टिक्स कसकर पकड़ ली। स्क्रीन पर वो एडल्ट स्टडी वीडियोस चल रहे थे जिन्हें मैं स्विच करना भूल गया था। सीन इतना ऑकवर्ड था कि मैंने तुरंत खांसते हुए चैनल बदल दिया और जल्दी से कार्टून लगा दिया। मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में भी इसी चीज के पकड़े जाने के डर से मैंने उसे घर में रुकने नहीं दिया था। फर्क बस इतना था कि अब इतने सालों बाद मेरी स्किन काफी थिक हो चुकी थी और मैं नॉर्मल बनने की एक्टिंग अच्छे से कर सकता था। बाई वेई ने भी तुरंत टॉपिक बदल दिया। तुम्हारी कुकिंग काफी अच्छी है। मैंने टिश्यू से उसके नाक पर आए छोटे पसीने की बूंदें साफ की। अच्छा है, बॉडी से ठंड निकल जाएगी। वो बड़े ध्यान से नूडल्स खाती रही। यहाँ
यहाँ तक कि सूप तक खत्म कर दिया। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सेटिस्फैक्शन दिख रहा था। तभी बाहर जोरदार बिजली कड़की। मैंने रिफ्लेक्स में वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 9:77। पिछली जिंदगी में मर्डर लगभग 10:30 बजे हुआ था। मतलब मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा था। इस बार मैं किलर का चेहरा जरूर देखूंगा। समय कम था, इसलिए मैंने तुरंत क्राइम स्पॉट के आसपास जाने का फैसला किया। मैंने उसके लिए पानी और ब्लैंकेट रखा। तुम टीवी देखो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। बाहर से लेट नाइट स्नैक्स लेकर आता हूँ। बाई वेई ने खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश देखी। इतनी बारिश में बाहर जाओगे? मैंने बस हल्की मुस्कान दी और दरवाजे तक पहुंचकर अचानक रुक गया। मुझे डर था कि किलर पहले से प्लानिंग करके चल रहा हो और शायद अभी भी आसपास छिपा हो। मैंने गंभीर आवाज में कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं कोई भी डोरबेल बजाए तो दरवाजा मत खोलना। मेरे पास की है, मैं बेल नहीं बजाऊंगा। बाई वेई ने छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह ब्लैंकेट कसकर पकड़ते हुए सिर हिला दिया। दरवाजा बंद होने के बाद वो अकेली सोफा पर सिकुड़ कर बैठ गई और चुपचाप मेरा इंतजार करने लगी। मैं अम्ब्रेला लेकर भारी बारिश में निकल पड़ा। रास्ते में मैंने फोन पर घर का सीसीटीवी खोला। स्क्रीन में बाई वेई सोफा पर चुपचाप टीवी देख रही थी। उसे सेफ देकर मैंने कदम तेज कर दिए। जैसे ही मैं कन्वीनियंस स्टोर के पास पहुंचा, अचानक गली से दर्द भरी कराह सुनाई दी। कूड़ेदान के पास कुछ गुंडे किसी लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि उसके पास क्या छिपा है। जमीन पर गिरा लड़का अपनी हल्की ग्रे हैंडकरचीफ को कसकर पकड़े था और उसके पास एक मेटल बॉक्स गिरा हुआ था। मैं उसे देखते ही पहचान गया। ये मेरे क्लास का अकेला रहने वाला स्टूडेंट ये जी था, जिसे अक्सर बुली किया जाता था। मेरी आवाज सुनते ही सारे गुंडों के चेहरे उतर गए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स का शहर में काफी इन्फ्लुएंस था, वो लोग मुझसे डरते थे। मैंने अम्ब्रेला तक नीचे नहीं रखा और वो लोग डर कर भाग गए। अब गली में सिर्फ बारिश की आवाज बची थी। मैं ये जी के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके ऊपर अम्ब्रेला कर दिया। तुम ठीक हो? हॉस्पिटल चलना है? उसके हाथ पर 3 महीने पुराना जलने का निशान अभी भी था। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो शॉक की तरह पीछे हट गया। उसके मेटल बॉक्स से क्रेयॉन्स और आधा पैकेट कैट फूड कीचड़ में गिर गया। वो जल्दी से उन्हें उठाने लगा। उसके भीगे बालों के नीचे आंखों के किनारों पर आंसू चमक रहे थे। तभी मैंने उसके बाएं हाथ के नाखूनों में सूखे हुए गहरे भूरे दाग देखे, बिल्कुल सूखे खून जैसे। मैंने पूछा, इतनी बारिश में भी स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाने निकले हो? ये जी ने धीमे से हाँ कहा और जोर जोर से खांसने लगा। उसका कमजोर शरीर बारिश में कांप रहा था। मैंने अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल दी। अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे छोटे भाई का ध्यान कौन रखेगा? तभी अचानक मेरे दिमाग में पिछली जिंदगी की सीसीटीवी फुटेज चमकी। उस रात बाई वेई कन्वीनियंस स्टोर के बाहर कुछ देखकर ही उस गली की तरफ गई थी और अब ये जी को देखकर मुझे अचानक सब समझ आ गया। मुझे अचानक याद आया कि उस वक्त बाई वेई ने शायद ये साई को कुछ गुंडों द्वारा परेशान होते हुए देखा था। मेरे दिमाग में पिछले जन्म की सारी डिटेल तेजी से घूमने लगी। अगर पिछले जन्म में बाई वेई कन्वीनियंस स्टोर से निकलकर ये सी को बचाने गई होगी तो उसका पूरी तरह भीगा हुआ अपीयरेंस उन गुंडों की बुलिंग को और खतरनाक हरासमेंट में बदल सकता था। मैंने पिछले जन्म के मंडे को ये सी के एक्सप्रेशन को याद करने की कोशिश की। उस समय उसकी चोटें आज से कहीं ज्यादा गंभीर थीं, लेकिन बाई वेई की मौत पर उसने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया था। इसका मतलब साफ था, पिछले जन्म में शायद वही उन गुंडों को रोकने के लिए जान लगाकर खड़ा रहा ताकि बाई वेई उनके साथ न जाए। अगर ऐसा था तो असली किलर वो तीनों नहीं थे, कोई और था। काफी देर तक लॉजिक जोड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उन 3 गुंडों पर शक करना गलत था, लेकिन फिर भी मुझे याद आया कि शायद उनके पास नाइफ हो सकती है। इसलिए उन्हें छोड़ देने पर मुझे तुरंत पछतावा हुआ। जहां तक घायल येसी की बात थी, पिछले जन्म में वो ठीक ठाक ग्रेजुएशन तक जिंदा रहा था, इसलिए फिलहाल मैंने उसे साइड में रखने का फैसला किया। मैंने उससे कहा, अगर तुम ठीक हो तो जल्दी घर चले जाओ। मैं मुड़कर जाने ही वाला था, तभी मेरी नजर उसकी टूटी हुई अम्ब्रेला पर पड़ी। मैंने बिना कुछ कहे अपनी ब्लैक अम्ब्रेला उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा, अगर रास्ते में कुछ चाहिए तो इसी तरफ आ जाना। मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ध्यान से जाना और जल्दी घर पहुंचना। उसके माना करने से पहले ही मैं तेज बारिश में गायब हो चुका था। बारिश इतनी तेज थी कि वो तीनों गुंडे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे। वो एक पुराने शेड के नीचे खड़े होकर मुझे लेकर गालियां देते हुए बात कर रहे थे कि क्या मेरे सिर पर बोरा डालकर मुझे सबक सिखाया जाए, लेकिन मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक मैं पूरी स्पीड से उनके सामने पहुंच गया। तीनों डर गए और उन्हें लगा मैं पैसे मांगने आया हूँ। वो तुरंत पीछे हटने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों एक चीज चाहिए। वो सस्पिशियस होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने शांत आवाज में कहा, पैसे नहीं, नाइफ चाहिए। तीनों वहीं फ्रीज हो गए, जैसे उन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई हो। मैंने हल्का सा हंसकर कहा, तुम लोग बाहर घूमते हो और अपने पास नाइफ भी नहीं रखते। मेरी प्रोवोक करने वाली बात काम कर गई। ग्रीन हेयर वाला लड़का तुरंत अपनी बटरफ्लाई नाइफ निकालकर स्टाइल मारने लगा। मैंने बस एक नजर डाली और समझ गया कि ये वो वेपन नहीं था जिसकी तलाश मुझे थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया था कि मर्डर वेपन का कट बहुत स्मूथ था, जबकि ये नाइफ बहुत फ्लैशी थी। मैंने कहा, मैं 100 युएन दूंगा अगर किसी के पास फ्रूट नाइफ जैसी कोई नाइफ हो। पैसे का नाम सुनते ही बाकी 2 गुंडे भी जल्दी से अपनी नाइफ्स निकाल लाए। एक के पास स्विस नाइफ थी और दूसरे के पास मिलिट्री फोल्डिंग हंटिंग नाइफ, लेकिन दोनों में से कोई भी वो वेपन नहीं थी जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने कैजुअली कहा, नाइफ्स अच्छी हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 युएन है, रहने दो। और उनके गुस्से भरे एक्सप्रेशंस को इग्नोर करके मैं दोबारा बारिश में निकल गया। अब ये साफ था कि उन तीनों के पास वो मर्डर वेपन नहीं थी। मतलब ये क्लू भी खत्म हो चुका था। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आग की तरह जलने लगी। सच कहूं तो सबसे आसान तरीका यही था कि मैं पिछले जन्म की तरह बाई वेई को रिजेक्ट कर देता और सीक्रेटली उसका पीछा करता। ऐसा करता तो शायद मैं उसी रात किलर को रंगे हाथ पकड़ लेता, लेकिन इस बार जब मैंने उसे जिंदा और सुरक्षित देखा तो मैं फिर से उसकी जान को खतरे में डालने की हिम्मत नहीं कर पाया, चाहे मुझे समुद्र में सुई ढूंढने जैसी मुश्किल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े। लेकिन मैं दोबारा उसकी जिंदगी पर रिस्क नहीं लेने वाला था। मैं वापस कन्वीनियंस स्टोर गया और एक नई अम्ब्रेला खरीदी। वहां के काइंड स्टाफ ने मुझे एक साफ टॉवल दिया ताकि मैं अपने बालों से पानी पोंछ सकूं। मैंने वाटरप्रूफ स्प्रे इस्तेमाल किया, फोन को वाटरप्रूफ बैग
में रखा और फिर पिछले जन्म में बाई वे के चलने के अंदाज और स्पीड को याद करते हुए उसी तरह बारिश में निकल पड़ा। मैं उसी डूम्ड क्राइम सीन की तरफ बढ़ रहा था जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही मैं बारिश में घुसा, तेज हवा ने अम्ब्रेला लगभग तोड़ दी। कीचड़, बारिश और टूटे हुए ग्लास पर कदम रखते हुए मैं आखिर उस जगह पहुंच गया जो सीसीटीवी कैमरास के ब्लाइंड स्पॉट की शुरुआत थी। वही जगह जिसे पिछले जन्म की फोरेंसिक रिपोर्ट में बार बार क्राइम सीन बताया गया था। मेरी वाटरप्रूफ वॉच की लाइट धीरे धीरे चमक रही थी। वाटरप्रूफ घड़ी की हल्की रोशनी में समय 22 या 17 दिख रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली और मेरी छतरी सीधा उलट गई। मैंने गुस्से में छतरी फेंक दी और बर्फ जैसी ठंडी बारिश को अपने ऊपर गिरने दिया। तभी मेरे फोन ने वाटरप्रूफ कवर के अंदर कंपन किया। मैं भीगी हुई ईंटों की दीवार से टिकर घर का सीसीटीवी खोलता हूँ। गर्म पीली रोशनी वाले कमरे में बाई वे सोफे के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसके पैर बेचैनी से हिल रहे थे और उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी और हल्की चिंता भी। मैंने धीरे से कहा, बस थोड़ा और इंतजार करो, घबराना मत। समय धीरे धीरे 22-29 तक पहुंच गया। तभी सामने से अचानक किसी धातु के टकराने की आवाज आई। मैं तुरंत सतर्क होकर उस तरफ बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचकर मैं एक जाने पहचाने इंसान को देखकर रुक गया। वह थी जांग यान, शिंघाई नंबर 2 कॉलेज की बदनाम लेकिन मशहूर लड़की। इस वक्त वो एक टूटे हुए अवैध शेड के नीचे बैठी थी और हाथ में पकड़ी फ्रूट नाइफ से सेब छील रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे ओल्ड गू, इतनी रात और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने शांत आवाज में कहा, कुछ काम था, छतरी हवा में टूट गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जांग यान ने नाइफ की नोक से बैग में पड़े सिकुड़े हुए सेब को उठाया और हल्की हंसी के साथ बोली, माँ के लिए फल लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे वापस भगा दिया। मैं जानता था कि उसका स्कूल बुली वाला नाम सिर्फ लोगों को डराने के लिए था। असल में उसका परिवार बेहद गरीब था और उसकी माँ गंभीर किडनी डिजीज से जूझ रही थी। उसके बारिश वाले जूतों पर हॉस्पिटल कॉरिडोर में इस्तेमाल होने वाला एंटी स्लिप पाउडर लगा हुआ था और उसके शरीर से आईसीयू डिसइंफेक्टेंट जैसी स्मेल आ रही थी। लेकिन मेरी नजर सिर्फ उसके हाथ में पकड़ी उस फ्रूट नाइफ पर टिकी हुई थी। उस नाइफ की शेप और साइज बिल्कुल वही थी जो बाई वे मर्डर केस की फोरेंसिक रिपोर्ट में लिखी गई थी। जांग यान ने मुझे देखकर कहा, अरे वहां क्यों खड़े हो, इधर आ जाओ, मेरा घर पास में है, तुम्हें छतरी दे दूंगी। मैं जैसे ही शेड के अंदर पहुंचा तभी उसका फोन अचानक तेजी से बज उठा। फोन के दूसरी तरफ नर्स घबराई हुई आवाज में चिल्ला रही थी कि उसकी माँ का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर गया है। जांग यान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसके हाथ से फ्रूट नाइफ छपा की आवाज के साथ पानी में गिर गई। वो बिना कुछ बोले पागलों की तरह बारिश में भाग गई। मैं झुककर उस नाइफ को कीचड़ से उठाता हूँ। ठंडी धातु का एहसास हाथों में उतर गया। ध्यान से जांचने के बाद मैं पूरी तरह कंफर्म हो गया, यही वही नाइफ थी, वही हथियार जिसने पिछले जन्म में बाई वे की जान ली थी। अगर जांग यान ने इसे अनजाने में यहाँ गिराया था तो असली किलर अगले आधे घंटे में यहाँ जरूर आने वाला था। मैंने गहरी सांस ली और नाइफ को वापस वहीं फेंक दिया। फिर कई सालों के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक्सपीरियंस के भरोसे अंधेरे में छिपकर इंतजार करने लगा। बारिश लगातार बरस रही थी। 22:35 पर शराब की बदबू से भरा एक लड़खड़ाता होमलेस आदमी शेड के अंदर घुसा। उसने गलती से एक कैन को लात मार दी और उसके कीचड़ भरे जूते नाइफ के हैंडल से रगड़ खाते हुए निकल गए, जिससे नाइफ और अंदर फंस गई। फिर वो आधी शराब की बोतल लेकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। 22:07 पर एक डिलीवरी बॉय तेज ब्रेक लगाते हुए फिसल गया। गिरते समय उसका पैर नाइफ से टकरा गया। वो गालियां देता हुआ उठा और गुस्से में नाइफ को लात मारकर नाले की दरार में धकेल दिया। कुछ ही सेकंड में कीचड़ और गंदे पानी ने पूरी नाइफ को ढक लिया। समय 22:55 हो चुका था। अब उस नाइफ को किसी का अचानक देख पाना लगभग नामुमकिन था। बाई वे की मौत के अनुमानित समय में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी अचानक काली रेनकोट और मास्क पहने एक परछाई अंधेरे से उभरी। वह झुकी हुई चाल से धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचा जहां नाइफ छिपी थी और नीचे बैठ गया। मेरा पूरा शरीर एकदम दन गया। जैसे ही उसने नाइफ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी कलाई पर बनी बड़ी सल्फर एसिड बर्न स्कार साफ दिखाई दी। मैं तुरंत अंधेरे से बाहर निकल आया। हल्की रोशनी में जब मैंने रेनकोट के नीचे का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो शिंघाई नंबर 2 कॉलेज का सबसे सम्मानित इंसान केमिस्ट्री टीचर ली मिंग युआन था। मेरे अंदर तूफान उठ गया। 3 महीने पहले उसने लेबोरेटरी में लड़ रहे स्टूडेंट्स को बचाते हुए खुद एसिड से जलना सह लिया था। बाद में उसने उन स्टूडेंट्स को डांटने की जगह उन्हें प्यार से समझाया भी था। पूरे इलाके में उसकी इमेज एक परफेक्ट अच्छे इंसान की थी। लेकिन अगर किलर वही था तो पिछले जन्म की सारी मिस्ट्री समझ आने लगी। बाई वे ने अंधेरी गली में अटैक होने के बाद भागने की कोशिश तक नहीं की थी, क्योंकि वो भी ली मिंग युआन पर पूरा भरोसा करती थी। अगर ली मिंग युआन उसे रेनकोट में शेल्टर देने और अपने घर ले जाने की बात कहता तो उस तूफानी रात में बाई वे कभी उस पर शक नहीं करती। ये सोचकर मेरे दिल में दर्द उठा। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इस समय तक उसने कोई क्राइम नहीं किया था। मैंने तय किया कि पहले उसके रात में बाहर आने की असली वजह पता करूंगा। मैंने आवाज लगाई, ली सर। ली मिंग युआन तुरंत पलटा। मुझे पूरी तरह भीगा देखकर उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। गुननचेंग, तुम इतनी बारिश में भीग क्यों रहे हो? मैंने कहा, बारिश में फंस गया था। लेकिन सर, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं उसकी आंखों को ध्यान से देख रहा था और तभी मुझे उसकी आंखों में एक पल की हिचकिचाहट दिखी। उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सिगरेट खरीदने निकला था। वो झूठ बोल रहा था। ली मिंग युआन कभी स्मोकिंग नहीं करता था और पूरे शहर में फैमिली मैन के नाम से जाना जाता था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी रेनकोट काफी बड़ी है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो अब भी उसी शांत और दयालु इंसान जैसा दिख रहा था। मैं चुपचाप सिर हिलाकर उसकी रेनकोट के अंदर चला गया। तभी मैंने नोटिस किया कि उसकी नजर पास लगे एडल्ट प्रोडक्ट्स वेंडिंग मशीन पर गई और तुरंत वापस हट गई। उसने मेरा कंधा पकड़ लिया और हम दोनों उसके घर की तरफ चल पड़े। पूरे रास्ते मेरा दिमाग सुन्न था। उसके घर पहुंचते ही उसने अचानक फोन निकालकर किसी को मैसेज भेजा और फिर जल्दी से फोन रख लिया। लगता है मैं चाबी लाना भूल गया। लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ था कि उसकी कमर पर चाबी टंगी हुई थी। ये उस रात का उसका दूसरा झूठ था। मेरे मन का शक और बढ़ गया।